राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अहम खबर है। भाजपा की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। भाजपा चाह रही कि ऐसा उम्मीदवार तय किया जाए जिस पर बने आम राय। सूत्रों के मुताबिक रविवार को खड़गे को फोन किया था राजनाथ सिंह ने। सोनिया से मिलने की बात कही थी राजनाथ ने। अब आगे ममता बनर्जी, मुलायम सिंह, एचडी देवगौड़ा, शरद पवार, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे राजनाथ सिंह। चंद्रशेखर राव, स्टालिन, सुखबीर सिंह बादल, येचुरी से भी मुलाकात संभव है। भाजपा अपनी तरफ से किसी उम्मीदवार के नाम पर चर्चा नहीं करेगी, अपनी तरफ से नहीं करेगी, लेकिन भाजपा ये जरूर चाहती है कि एक नाम यहां पर तय हो सबकी सहमति से, और इसलिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे अब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। भाजपा चाह रही है कि ऐसा कोई उम्मीदवार तय किया जाए जिस पर आम राय बने। सूत्रों के मुताबिक रविवार को खड़गे को भी फोन किया था राजनाथ सिंह ने। सोनिया से मिलने की बात कही थी राजनाथ ने। अब आगे ममता बनर्जी, मुलायम सिंह, एचडी देवगौड़ा, शरद पवार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से भी राजनाथ सिंह मिलेंगे। इसके अलावा चंद्रशेखर राव, स्टालिन, सुखबीर सिंह बादल, येचुरी से भी मुलाकात संभव है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्ष की बड़ी बैठक में फैसला लिया गया। ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में 17 से अधिक दलों के नेता पहुंचे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष में एक उम्मीदवार होने पर यहां फैसला किया जाएगा। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी के नाम इस दौड़ में शामिल हैं। हालांकि शरद पवार राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी कर चुके हैं खारिज। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि एक उम्मीदवार पर विपक्षी दलों में सहमति है। शरद पवार राजी हो तो सभी दल उनके नाम पर सहमत है। महात्मा गांधी के पोते हैं गोपाल कृष्ण गांधी। गोपाल कृष्ण गांधी 2017 में उपराष्ट्रपति के लिए भी सर्वसम्मत विपक्षी उम्मीदवार थे। और अब जानिए कौन है राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार। गोपाल कृष्ण गांधी, जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर गोपाल कृष्ण गांधी के नाम की चर्चा है। 2004 से 2009 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं गोपाल कृष्ण गांधी। 2017 में उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से विपक्षी उम्मीदवार भी थे। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी उन्होंने काम किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते हैं गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि उम्मीदवार की दौड़ में शामिल है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। परिवार में संपत्ति बंटवारे पर अब लगेगा सिर्फ 5,000 रुपए का स्टाम्प शुल्क। परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का बंटवारा अब आसान होगा और इसके लिए दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में दी गई है छूट। संपत्ति चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, केवल 5,000 रुपए स्टाम्प शुल्क फीस यहाँ पर फिक्स की गई है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया इसे लेकर कि संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया को सरल, निर्विवाद बनाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है और इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। संपत्ति आपकी कितनी भी क्यों ना हो, परिवार के सदस्यों के बीच जो अचल संपत्ति का बंटवारा होगा वो अब आसान हो जाएगा। दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में अब ये छूट दे दी गई है। संपत्ति चाहे कितनी भी क्यों ना हो, कितनी भी कीमती हो, केवल 5,000 रुपए स्टाम्प शुल्क ही अब फिक्स किया गया है। नागपुर में पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता की विवादित टिप्पणी। कांग्रेस नेता शेख हुसैन के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। शेख हुसैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो नागपुर में पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता की विवादित टिप्पणी हुई। कांग्रेस नेता शेख हुसैन के बयान पर अब अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने कहा कि यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। शेख हुसैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शेख हुसैन ने पीएम पर आपत्तिजनक कमेंट किया। नागपुर बीजेपी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। अब कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने भावनाओं में बहकर ऐसा बयान दिया। बीजेपी ने कहा इस बयान से कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। कांग्रेस के 2 मंत्रियों के सामने पीएम मोदी को गाली दी गई है। कांग्रेस घटिया और निचले स्तर पर उतर आई है। नागपुर कांग्रेस इकाई के पूर्व अध्यक्ष हैं शेख हुसैन, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है, आपत्तिजनक कमेंट किया है पीएम पर। नागपुर बीजेपी ने अब उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने भावनाओं में बहकर ऐसा बयान दिया। इधर बीजेपी ने कहा कि इस बयान से कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। कांग्रेस के 2 मंत्रियों के सामने पीएम मोदी को गाली दी गई। कांग्रेस घटिया और निचले स्तर पर उतर आई है। अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय का अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का यह निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री कार्यालय ने ट्वीट पर कहा
अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है। गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को कैप्स और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के इस निर्णय से अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे और इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम भी शुरू हो गया है। सेना में अग्निपथ को लेकर राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश को आज 2 मोर्चों पर खतरा है। इससे हमारे सशस्त्र बलों पर असर पड़ेगा। सेना की परंपरा, वीरता, अनुशासन से समझौता बंद हो, सेना की गरिमा से समझौता सरकार बंद करे। तो ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। सेना में अग्निपथ को लेकर ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि देश को आज 2 मोर्चों पर खतरा है। इससे हमारे सशस्त्र बलों पर असर पड़ेगा। सेना की परंपरा, वीरता, अनुशासन से समझौता बंद होना चाहिए। सेना की गरिमा से समझौता बंद करे सरकार। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर नोटिस भेजा है। पूछताछ की जानकारी बाहर आने को लेकर नोटिस भेजा है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने ये नोटिस भेजा। वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री को ये नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी से ईडी एक तरफ पूछताछ कर रही है और उसे लेकर ये नोटिस भेजा गया क्योंकि पूछताछ की जानकारी बाहर कैसे आई, इसे लेकर ही ये नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने ये नोटिस भेजा है। वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री को ये नोटिस भेजा गया। चाइनीज वीजा मामले में कार्ति चिदम्बरम को नहीं मिल सकी है राहत। जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के सामने होने वाली सुनवाई टली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम की जमानत याचिका की है। कार्ति के अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोरोना के कारण मौजूद नहीं रहेंगे। कार्ति के वकील के अनुरोध पर 24 जून तक के लिए सुनवाई को स्थगित किया गया है। तो चाइनीज वीजा मामले में कार्ति चिदम्बरम को राहत नहीं मिल सकी है। जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सुनवाई होने वाली थी लेकिन सुनवाई टली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम की जमानत याचिका को लेकर इसे सुनवाई को टाल दिया है। कार्ति के अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोरोना के कारण मौजूद नहीं रहेंगे और कार्ति के वकील के अनुरोध पर ही अब 24 जून तक के लिए सुनवाई को स्थगित किया गया है। उत्तर प्रदेश में शिवसेना की दस्तक। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे अयोध्या दौरे पर हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारा हिंदुत्व साफ है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भी हम चुनाव में वचन देते हैं वो सब पूरा करते हैं। चुनाव जीते या हारे लेकिन हम अपना वचन पूरा करते हैं। यहाँ हम राजनीति के लिए नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे सीएम उद्धव ठाकरे फोन पर यूपी के सीएम से बात करेंगे और पत्र भी लिखेंगे। अयोध्या में महाराष्ट्र सदन के लिए जगह देने की मांग करेंगे। यहाँ महाराष्ट्र से बहुत तीर्थयात्री आते हैं, उनके रहने के लिए हम यहाँ महाराष्ट्र सदन बनाना चाहते हैं और इसे लेकर यूपी के सीएम से बातचीत करेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और इसे लेकर पत्र भी लिखेंगे। अयोध्या में महाराष्ट्र सदन के लिए जगह देने की उनसे मांग करेंगे। यहाँ महाराष्ट्र से बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं और उनके रहने के लिए हम यहाँ महाराष्ट्र सदन बनाना चाहते हैं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आपत्ति जताई है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखा है। यूटी प्रशासन में हरियाणा कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को विभागों के अन्यायपूर्ण वितरण पर आपत्ति जताई है। सीएम खट्टर ने पिछले 2 महीने में राज्यपाल को ये 2 पत्र लिखे हैं। पहला पत्र 31 मार्च को लिखा गया जबकि दूसरा पत्र 28 मई को। सीएम खट्टर ने इसे बताया पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना और पंजाब हरियाणा के बीच 60-40 पदों के वितरण के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पुरोहित से इस पर गौर करने का अनुरोध किया है। आईएएस अफसरों को बिना किसी भेदभाव के प्रतिनियुक्ति पर ड्यूटी सौंपने का ये पूरा मामला है। कौन होगा प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी का नया प्रधान महानिदेशक? जयदीप भटनागर के इस महीने रिटायर होने से ये पद खाली हो रहा है और अब संभावित नामों के लिए अटकलें भी तेज हुई है। सूत्रों के अनुसार राजेश मल्होत्रा के नाम की अटकलें हैं। यहाँ पर राजेश मल्होत्रा पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक हो सकते हैं क्योंकि अटकलें यही लगाई जा रही हैं। इनके नाम को माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये फाइनल हो जाए पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के तौर पर जयदीप भटनागर, क्योंकि इसी महीने रिटायर होने वाले हैं जिसके बाद ये पद खाली हो जाएगा और संभावित नामों के लिए अब अटकलें भी यहाँ पर तेज हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार राजेश मल्होत्रा का नाम आगे चल रहा है। राजेश मल्होत्रा के नाम की अटकलें हैं। पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बन सकते हैं राजेश मल्होत्रा।
जम्मू कश्मीर में जमात से जुड़े 300 स्कूल बंद होंगे। जम्मू कश्मीर में जमात से जुड़े 300 स्कूलों को बंद करने के आदेश यहां पर निकाले गए हैं। स्कूल शिक्षा सचिव बीके सिंह ने ये आदेश जारी किए। 15 दिन के अंदर स्कूलों को सील करने के आदेश दिए गए और इन बच्चों को पास की सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। एनआईए की जांच में जमात इस्लामी को बताया गया है कट्टरपंथी। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में कार्रवाई की है और इसके तहत ही ये आदेश निकाले गए, जहां जम्मू कश्मीर में जमात से जुड़े 300 स्कूलों को बंद करने का ये आदेश है। आखिर कब थमेगी रुपए में गिरावट? डॉलर के मुकाबले 13 पैसे टूटकर नए निचले स्तर पर रुपया आ गया है। घरेलू शेयर बाजारों में सुस्ती है। लगातार विदेशी कोषों के बहिर्वाह से प्रभावित हुई है निवेशकों की धारणा और इसके चलते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे टूटा है। 13 पैसे टूटकर 78 रुपए 17 पैसे के अब तक के सबसे निचले स्तर पर रुपया आ गया है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में 77.99 पर खुली है भारतीय मुद्रा और अंत में 78.04 के अपने पिछले बंद के मुकाबले 13 पैसे नीचे गया है। 78 रुपए 17 पैसे के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ।